आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं विजय कुमार चौधरी से सवाल पूछ रहा हूँ। विजय कुमार चौधरी ने आपको इंटाइटल किया है। चौधरी से हम इंटाइटल्ड हैं। लेटर लाइए, लेटर लाइए किशोर ठाकुर को। तुम कौन नंदकिशोर ठाकुर की आवश्यकता हुई? तुम बिना उनके इजाजत के खुले मंच पे उनका नाम लिया तुमने। मैं बोलूं, आपने दो सवाल बता रहा हूँ, आपने दो सवाल, आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ जितने शांति से। मैं नहीं मैं खड़े होकर बात करता हूँ। अरे मैं, आप मेरी बात तो सुन ले। अरे मेरी बात तो सुनिए भाई, आप चूंकि जदयू के पदधारक हैं, आप हम जदयू के पदधारक हो, जदयू के हम पदधारक, बात तो सुन ले भाई। जदयू के पदधारक की हैसियत से अगर बात करना होता ना तो यहाँ बात नहीं करता। जिस दिन आप घर आए थे ना तो आपको घर पे बैठने नहीं दिए। तुम बिना इजाजत के उनका नाम लोगे तो हम क्यों नहीं करेंगे वायरल? इसके लिए और सहज बात है मेरे भाई, आप जाके एक लीगल नोटिस हमें दे दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। लीगल नोटिस तो तुमको देंगे ही, तो हो गया, बात खत्म। जवाब देते रहना, हो देंगे। यहाँ भी तुम खड़े हो ना, यहाँ भी मैं आया हूँ। तो आइए, तो हमारा ही क्षेत्र उगता है, इसलिए उगता। आपको गर्मी लग रही है, बैठ जाइए। सुनिए ना भाई, इसलिए उगता रहे हैं कि हम सवाल विजय चौधरी से कर रहे हैं, जवाब आप। ये देखिए, ये नरघोगी मेडिकल कॉलेज में लाइन में लगा हुआ व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है। एक बच्चा है, अगर ये फोटो यूक्रेन में या फलस्तीन में भी होता तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल मच जाता। इसलिए उद्घाटन करवा दिया गया। जो ये टेंडर था बाहरी सरकारी कंपनी को मिला था, मंत्री जी ने दबाव देके पेटी कॉन्ट्रैक्ट अपने साले को दिलवाया था। सराय रंजन विधानसभा के नरघोगी में मौजूद हैं और नरघोगी का ये श्री राम जानकी मंदिर है। एशिया का सबसे बड़ा मठ कहा जाता है श्री राम जानकी मंदिर को, और इस मंदिर को कहा जाता है कि 4100 एकड़ जमीन है, यानी कि बिहार से लेके यूपी से लेके नेपाल तक इसकी जमीन है। इस मंदिर ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इसी की जमीन पे सराय रंजन विधानसभा में बना हुआ है। लेकिन अगर आप मंदिर की स्थिति देखेंगे तो काफी जर्जर स्थिति में है। आज इस मंदिर के प्रांगण में यहाँ के स्थानीय समाज से भी कुणाल जी पहुंचे हैं, वीआईपी के नेता हैं, और सराय रंजन विधानसभा से दावेदारी भी इस बार कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस राम जानकी मंदिर की ये जर्जर स्थिति क्यों हुई है, वह तब जबकि यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं वो बिहार सरकार के मंत्री हैं, और उसके बाद भी राम जानकी मंदिर की ये स्थिति हो गई है। क्या कहिएगा कुणाल? देखिए, राम जानकी मंदिर की भी स्थिति है और बगल में मेडिकल कॉलेज है ना। तो माननीय मंत्री जी का जो काम है कि हर्रे न फिटकिरी और रंग चोखा, माननीय मंत्री का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये जो है एशिया के सबसे बड़े मठ में से एक है और इसकी बदहाल स्थिति देख सकते हैं। और माननीय मंत्री एक बार भी ये बात नहीं कह सकते हैं कि उनका एक सिक्का भी इस मंदिर में लगा हुआ है या मेडिकल कॉलेज में लगा हुआ है। आज तक 1 रुपया वो अपने निजी कोष से या 1 रुपया अपने विधायक फंड से इसके विकास में लगा देते तो समझ में आता। स्थिति ये है कि नरघोगी मेडिकल कॉलेज बगल में है और 1100 पद स्वीकृत है और अभी तक मात्र 85 पद को किया गया है। और हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये नरघोगी मेडिकल कॉलेज में लाइन में लगा हुआ व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है। एक बच्चा है, अगर ये फोटो यूक्रेन में या फलस्तीन में भी होता तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल मच जाता कि इस तरह की मौत होती है। इस बच्चे की इसलिए मौत हुई है कि यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, इमरजेंसी सेवा की यहाँ व्यवस्था नहीं है। और 1 साल 7 महीना 15-16वां दिन आज है कि उद्घाटन कर दिया गया था। मेरा सवाल है कि अगर पूरा नहीं काम हुआ था तो इसका उद्घाटन क्यों किया गया, और उद्घाटन किया गया तो इसको ठीक से क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए उद्घाटन करवा दिया गया। जो ये टेंडर था बाहरी सरकारी कंपनी को मिला था, मंत्री जी ने दबाव देके पेटी कॉन्ट्रैक्ट अपने साले को दिलवाया था। अच्छा, मंत्री जी ने इसलिए इसको जल्दीबाजी में उद्घाटन कराया कि इसमें जो लिफ्ट लगा हुआ है माननीय मंत्री के सचिव के द्वारा की जो कंपनी है उससे एसोसिएट है उसके द्वारा लगवाया गया था। इसलिए जल्दीबाजी में करके और 5 अरब 91 करोड़ रुपया 591 करोड़ रुपया के लागत से वो बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोगों ने इसलिए यात्रा निकाली है कि हम पूरे सराय रंजन में जाएंगे और लोगों को मंत्री जी की हकीकत बताएंगे और इसके बाद हम राज्यपाल की हम मार्च करेंगे। जिस दिन हमारा यात्रा समाप्त होगी हम राज्यपाल भवन पर मार्च करेंगे और वहां जाएंगे और राज्यपाल के माध्यम से पूरे देश को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे भ्रष्टाचारी और धूर्त मंत्री सराय रंजन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 3 बार से विधायक हैं, नीतीश कुमार के सेनापति हैं, मंत्री रहे कद्दावर बिहार के। अगर चाहते वो तो इस मंदिर के जीर्णोद्धार करके इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर सकते थे कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलता। क्या नहीं लगता है आपको? वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने चाहा, बेगूसराय के लोगों को रोजगार दिया, जहाँ इनका घर है क्योंटा वहाँ के लोगों को रोजगार दिया, सराय रंजन के लोगों को रोजगार नहीं दिया। उनका घर नहीं है। और देखिए इतनी शर्मिंदगी की बात है कि 15 साल से वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और विद्यापति और सराय रंजन में एक कार्यालय तक उनका नहीं है, एक घर भी नहीं है कि वहाँ के शाम में बैठते कोई गरीब गुरबा कोई पैरवी करवाने के लिए जाता तो उनके यहाँ करवा सकता था, नहीं है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ऐसे व्यक्ति को यशस्वी नीतीश कुमार का सेनापति कहना नीतीश कुमार का अपमान है। नीतीश कुमार जब ठीक थे, सेहतमंद थे, उन्होंने बिहार का विकास किया था, लेकिन अभी वो
मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसका फायदा उठा के 2-4 लोग जो है वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और उसकी वजह से ये सरायरंजन जैसे क्षेत्र का ये हाल है। जनता भी तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी है, ऐसे लोगों को क्यों? क्या दोषी है? एक पार्टी उठती है वैशाली के लोगों को टिकट देती है, एक पार्टी उठती है उजियारपुर के लोगों को टिकट देती है, तो लोग देखता है जो ज्यादा नजदीक है उसको वोट दे दो। उजियारपुर वैशाली से नजदीक है तो इनको लोग वोट दे देता है। स्थानीय लोगों की अनदेखी हो रही है ही नहीं। स्थानीय लोग एक बार भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी भरोसा ही नहीं किया स्थानीय नेतृत्व पर, किसी ने नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? यही तो लाभ है। ये नीचे जो है गुरमा की बच्ची है और ऊपर जो है बंगड़ाहा का लड़का है, यही तो लाभ हुआ है। लाभ यही हुआ है कि परसों के हिंदुस्तान पेपर में देख लीजिए, पूरा पेपर रंग दिया गया है। 1100 पद स्वीकृत है और उसमें अभी तक जो है मात्र 85 पद भरा गया है। अगर 1100 पद में अगर 37 पंचायत मान लें, नगर पंचायत को माइनस कीजिए, 37 ग्राम पंचायत हम मान लें पूरे सरायरंजन में, तो 1100 को आप भाग दीजिएगा तो हर ग्राम पंचायत के हिस्से में 29 नौकरी मिलेगी। और अगर हम मान लें कि एक वार्ड में, एक ग्राम पंचायत में औसतन 15 वार्ड है तो एक वार्ड में 2 लोगों को नौकरी मिलती, लेकिन सवाल है कि क्यों नहीं किया गया। और इस संदर्भ में मैंने 6 जून को सुभाष चौक पर खड़ा होकर चुनौती दिया था माननीय मंत्री को कि अविलंब इसको शुरू कर दीजिए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इसके बाद हमारे क्षेत्र के एक यशस्वी यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, सुमित ब्लॉग्स, अख्तियारपुर के हैं, बहुत ही तेजस्वी युवा है। उसने जब इंटरव्यू लिया तो माननीय मंत्री ने कहा था कि 3 से 4 दिन में हम सारी सुविधा शुरू कर देंगे। वो जून का महीना था और ये सितंबर के बीच में हम खड़े हैं और ये हालात है और इसके लिए बाध्य होकर हम आंदोलन कर रहे हैं। हम मंत्री जी को हमने 3 महीने से ज़्यादा का वक्त दिया और पूरे ओवर आप देखेंगे तो 1 साल 7 महीना 15 दिन का हमने वक्त दिया है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। तो हम बाध्य होकर हम आंदोलन के रास्ते पर आए। दूसरी बार यात्रा निकाल रहे हैं आप, बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि इसका पर्यटक स्थल के रूप में। आप मठ की बात करते हैं, एशिया के सबसे बड़े मठ में से एक है ये, करीब 4100 एकड़ लैंड है इसके पास, लेकिन आज तक मंत्री जी ने अपने निजी कोष से एक अगरबत्ती का पैसा नहीं दिया है, अपने विधायकी फंड से 1 रुपया नहीं दिया है। ये न्यास को चला गया और बहुत मुश्किल से इसकी समिति जो है इसका प्रबंधन कर रहे हैं। जो कंपनी नरघोगी मेडिकल कॉलेज और जहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है उन लोगों पर दबाव दिया गया कि भाई आप नरघोगी मठ की स्थिति है, आप इसमें कंस्ट्रक्शन कीजिए, तो इन लोगों ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपए का चंदा देंगे। यहाँ के लोगों ने कहा कि हमें चंदा नहीं चाहिए, आप कंस्ट्रक्शन करके दीजिए। और आप देख सकते हैं किस तरह से अधूरा कंस्ट्रक्शन है। आप भीतर जाकर देख रहे हैं कि मंदिर की क्या स्थिति है। तो सवाल उठता है कि जिसकी जमीन है, जो इसका असली मालिक है वो नजरअंदाज है, वो हाशिए पर धकेल दिया गया है, और जो इसका मालिक नहीं है वो मजा ले रहा है। और मंत्री जी सब जगह कह रहे हैं कि हमने किया है। मैं चुनौती देता हूं, मंत्री जी आए और ठाकुर जी की कसम खा कर कहें कि आज तक नरघोगी मठ या नरघोगी मेडिकल कॉलेज में 1 सिक्का दिया है? क्या इसकी स्थापना में उनका 1 रत्ती भर योगदान है? तो आखिर किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं? काम किसी का और क्रेडिट ले रहे हैं माननीय मंत्री। पहली बार यात्रा निकाली थी आपने, जनता ने खूब सहयोग किया, खूब सपोर्ट दिया आपको, खूब समर्थन दिया। दूसरी बार आज यात्रा निकाले हैं, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में जनता आपको सपोर्ट? देखिए, विधानसभा चुनाव अभी दूर है और वो एक अलग मसला है। अभी एक मसला है कि 1 साल 7 महीने और 16 दिन से खड़े वो 591 करोड़ की बिल्डिंग में काम कब शुरू होगा, हमारे आपके परिजनों का इलाज कब से शुरू होगा, बस मुद्दा एक ही है। इलाज तो शुरू इलाज शुरू है, आप अपनी जानकारी एकत्रित कीजिए। मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, इलाज शुरू, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। फिर देखिए, आपने एक सवाल किया, पहले उसका उत्तर लीजिए, तब दूसरा सवाल कीजिए। अपने बच्चे का इलाज कराया, पर्ची भेजूं? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, पर्ची भेजूं? थोड़ा इंतजार कीजिए। आप ये बताइए, आप भी थोड़ा इंतजार मेरी बात तो सुनिए। आप जो हर दिन आकर के ड्रामा शुरू कर देते हैं आपके क्षेत्र में, मेरे इसका गलत फायदा नहीं उठाइए। गलत फायदा आप उठाते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, गलत फायदा आप उठाते हैं। आप भी बात सुन लीजिए ना, मैं तो सुन लिया कि आपने कहा कि इलाज शुरू है। मेरी बात भी आप सुनिए ना, और हम सुनाएंगे। आप चौक पर के आकर के नंद किशोर ठाकुर का नाम लेते हैं। अगर नंद किशोर ठाकुर को तुम्हारी आवश्यकता होती तो तुमको बोलते आकर के। तुम्हारी आवश्यकता नहीं है नंद किशोर ठाकुर को, तुमको नंद किशोर ठाकुर की आवश्यकता हुई, तुम बिना उनके इजाजत के खुले मंच पे उनका नाम लिया तुमने। मैं बोलूं, आपने 2 सवाल लिया, बता रहा हूँ, आपने 2 सवाल लिया। अरे बता तो रहा हूँ। हाँ बताओ, आपने 2 सवाल किया। हाँ, बताओ। पहला सवाल आपने किया कि नरघोगी मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू है। हाँ, मैंने कहा कि नरघोगी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ जितने शांति से। मैं मैं खड़े होकर बात करता हूँ। अरे मैं, आप मेरी बात तो सुन ले मित्र, आप मेरी बात सुन ले। ठीक है, अब 2 बात सुन लीजिए। पहली बात आपने कहा कि नरघोगी मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू हो गया। मैंने कहा कि नरघोगी मेडिकल कॉलेज में अभी इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं हुई है, हम उसको शुरू करवाना चाहते हैं। अगर हम गलत हैं तो जनता को जवाब देने, मेरी बात तो सुन ले मित्र, मेरी बात सुन ले। अगर मैं गलत हूं तो जनता को जवाब देने दीजिए, क्योंकि आप जवाब देंगे तो आप पर यह आरोप लग सकता है
सकता है कि आप मंत्री जी के आदमी हैं। तो हम मेरी बात सुन, मेरी बात खत्म। अरे मेरी बात, मंत्री जी के आदमी, अरे कौन सा इसमें नया चीज अरे है? मेरी बात तो खत्म होने दीजिए, आप बीच में टोक रहे हैं, इससे लोग आपको समझेंगे कि मैं आपके गांव में आया हूं, इसलिए आप ऐसा करें। मेरी बात सुन लीजिए, बोलने से कोई नहीं समझेगा। ठीक है, आप मेरी बात सुन लें, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, आपने नंदकिशोर बाबू के बारे में बात किया है, तो ये मेरे और नंदकिशोर बाबू मेरे गार्जियन है, मेरे भी हैं, आप उनके बीच में छोड़ दीजिए। अभी चलो, मैं उन्हीं का लड़का हूं ना। आप लड़का हैं, तो आपने ऑडियो भी वायरल मेरा किया था। हाँ, मैंने ही किया, बिल्कुल। तो ये हमारे तुम बिना इजाजत के उनका नाम लोगे तो हम क्यों नहीं करेंगे वायरल? इसके लिए और सहज बात है मेरे भाई, आप जाके एक लीगल नोटिस हमें दे दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। लीगल नोटिस तो तुमको देंगे ही, तो हो गया, बात खत्म। जवाब देते रहना, हो देंगे। यहाँ भी तुम खड़े हो ना, यहाँ भी मैं आया हूँ, तो आइए, तो तुम्हारा ही क्षेत्र नहीं ना, मैंने कहा मैं भी बोल सकता हूँ। मैंने रोका आपको, तुम 10 लोग को लेकर के यहाँ माइक लेकर के आओगे, मैं भी बोल सकता हूँ। मैंने आपको रोका, मैंने पूछा, मैंने आपको रोका, बताओ। तो वही मैंने बता दिया, जो नरघोगी कोई भी चीज चरणवार तरीके से होता है। अरे भाई, आपसे कोई भी चीज सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, विजय कुमार चौधरी से सवाल पूछ रहा हूँ। विजय कुमार चौधरी ने आपको इंटाइटल किया है। चौधरी से हम इंटाइटल्ड हैं। लेटर लाइए, लेटर लाइए। तुम यहाँ इलेक्शन के लिए खड़े हो ना? बिल्कुल खड़े हो ना? बिल्कुल। हम जनता है, हम इंटाइटल्ड हैं तुमसे पूछने के लिए। तो मैंने हम जनता है, हम जनता है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी बात। आप क्या है? अरे कुछ नहीं है, अरे छोड़ दीजिए, नहीं है ना? अरे मेरे भैया, मेरे पूछिए ना भैया, मेरे मैं बात कर। अरे कोई कुछ बोल रहा, छोड़िए, आप मेरे से पूछिए। पूछी रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप इलेक्शन से 3 महीना पहले बरसाती मेढक की तरह निकल करके आप अपना काम शुरू कर दिए, ठीक है। जहां अपना दम नहीं है तो दूसरे का नाम लेकर के आप अपना समर्थन जुटाने पे निकल गए, ठीक है। कोई भी चीज आप ही के घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो छठी होता है, उसके बाद सारा चीज शुरू होता है। अभी हुआ है, शुरू हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ चरणवार तरीके से होता है। एक ही टाइम में नहीं सीधे सारा चीज बल धकेल चालू हो जाएगा। कोई भी चीज सरकार भी ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी माता का खजाना लेकर के उतरी हुई है, या उस योग्यता के हिसाब से ही सबको काम मिलेगा। आपके हिसाब से आप चाहिए आज शुरू हो जाए। आप जहाँ खड़े हैं रोड नहीं बना हुआ है, इस पे भी बात कीजिए ना। आप ही जहाँ से थे 25 वोट से आप हारे, ठीक। आप जिन लोगों के बीच में खड़े थे, जो आपको सवेरे से शाम तक 24 घंटा जानते हैं, ठीक है, वो तो उनको तो आप पे भरोसा नहीं है, हम लोग कैसे करें? अब मैं जवाब, हम लोग कैसे करें? मैं जवाब दूं? हाँ, दीजिए। आपका 3 सवाल था, 3 सवाल आपने किया। पहला सवाल आपने ये किया कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले छठी होता है, तब मुरन होता है, तब होता है। उसी तरीके से नरघोगी मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, अभी कुछ काम शुरू हुआ है, कुछ दिनों में काम शुरू होगा। पहले इसका उत्तर सहजता से मुझे सुन लीजिएगा। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका छठी किया जाता है, कोई घोषणा की जाती है समाज में कि हमारे घर में पैदा हुआ है बच्चा, छठी हम कर रहे हैं। उसके बाद मुंडन किया जाता है, कहा जाता है कि अब मेरा बच्चा सर्वाइव कर गया, हम इसको शुरू करते हैं। तो जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उससे सबसे पहले शिलान्यास होता है, वो लोगों को सूचना दी जाती है कि हम यहाँ काम शुरू कर रहे हैं। और जब उद्घाटन किया जाता है तो वो औपचारिक घोषणा होती है कि अब हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और यहाँ सारा कवायद शुरू किया जा रहा है। मेरी बात सुन ले, शुरू किया जाता है। अगर नरघोगी मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं शुरू नहीं हुई थी तो इसको उद्घाटन करने की जल्दीबाजी क्या थी? उद्घाटन करने की जल्दीबाजी ये थी कि उसमें से जितना आपका विभाग चालू था उसमें इलाज चल रहा है। मैंने ये कहा ना कि मेरे बच्चे का अगर ये फुली फंक्शनल नहीं है, पार्शियल फंक्शनल है, अभी मेरे बच्चे का इलाज हुआ है इसमें, जिसके लिए मुझे समस्तीपुर भागना पड़ता था। आज मैंने यहाँ इलाज कराया है, तो कार्यरत है। धीरे धीरे सब कुछ चालू किया जा रहा है। एक बार में सारी व्यवस्था नहीं धकेली जा सकती। देखिए, आप अपने तर्क पे ही कायम है। मेरी बात आप भी तो तार्किक बात कीजिए ना, भीड़ जुटाने के लिए बात मत कीजिए, तार्किक बात कीजिए। फिर देखिए, आप गलत बोला। मेरी बात सुन ले मित्र, आप ही जो बोल रहे हैं, भीड़ जुटाने के लिए मत बोलिए, तार्किक बात कीजिए। अरे मेरी बात तो तार्किक बात कीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए भाई, आप चूंकि जदयू के पदधारक हैं, आप हम जदयू के पदधारक हो, जदयू के हम पदधारक हो, जदयू के पदधारक के हैसियत से अगर बात करना होता ना तो यहाँ बात नहीं करता। जिस दिन आप घर आए थे ना तो आपको घर पे बैठने नहीं देता। आप मेरी बात तो सुन, बैठे थे ना मेरे घर पे, तो जदयू के पदधारक होने के नाते हम आपको भगा देते, लेकिन आपकी बात वहाँ भी सुने थे। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ भी अगर अभी हम जनता के साथ रूप में हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। आप दूसरे को छोटा दिखाने के लिए उसकी लकीर गिरा रहे हैं, अपना लकीर तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। दूसरे का खाली बुराई करने से नहीं हो जाता है। आप अपना बताइए ना, आपके अगर आपका प्लान है तो क्या है यहाँ के लिए? मैं बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। सुनिएगा तब तक। पहले मैं आपके 3 सवालों का जवाब। सवाल प्लान बताइए ना, किस बेस पे आप खड़े हैं? बता रहा हूँ, किस बेस पे? खाली बता रहा हूँ, दूसरे को छोटा करके, दूसरे की बुराई करके। आप सुनते नहीं, हम भी बोल रहे हैं। चुप रहिए, अब सुनिए तो मेरे भाई। आप ही तो सुन रहे थे। अरे सुनिए ना मेरे भाई, सुनिए भी सुन रहे थे, मेरा भी सुनिए। सुनिए तो मेरे भाई, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। मैं आपने 3 सवाल दिया है, मैं उसका उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं आपको अपने विजन के बारे में बताऊंगा। मेरी बात सुन लीजिए। मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर सारी सुविधाएं नहीं पूर्ण थी तो इसको
उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए। मेरी बात सुन लें, खत्म करने दें। उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने कहा कि भाई आप मेरे घर पर आए थे, मैं आपको भगा सकता था। मैं आपके घर पे नहीं गया था, हम नंदकिशोर जी के घर पर गए थे। मेरी बात सुन लें, नंदकिशोर जी के घर पे गए। मेरी बात फिर देखिए, आपने सवाल किया, जवाब तो लीजिए। बोलने वाले थे ना, कहाँ जवाब सुनिए ना। आप ही लोग का तो सुनना है, हाँ सुन रहे हैं, जवाब सुनिए ना। आपसे नहीं ना प्रश्न किए, आपसे प्रश्न किए। अरे मेरा जवाब सुनिए ना भाई, अरे मेरा जवाब सुनिए ना भाई, आप जवाब प्रश्न किए, और जवाब सुनिए ना। आप काहे उकता रहे? अरे मेरे जवाब ना ये उकता रहे ना हम उकता रहे, आप इसलिए छोड़। अरे इसलिए आप क्यों उकता रहे? इसलिए उकता, आपको गर्मी लग रही है, बैठ जाइए। सुनिए ना भाई, इसलिए उकता रहे हैं कि हम सवाल विजय चौधरी से कर रहे हैं, जवाब आप दे रहे हैं, तो इसीलिए आप सब। अरे भैया हम उतने बड़े हैं नहीं, हम आपका जवाब, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। बताइए। आपके दो सवालों का मैंने जवाब दे दिया कि एक तो मेडिकल कॉलेज के बारे में, एक दे दिया कि मैं आपके यहाँ नहीं गया था, मैं नंदकिशोर बाबू के यहाँ गया था। ठीक, दो सवाल का जवाब। तीसरा सवाल आपने कहा कि आप 24 वोट से हार गए थे, आप क्यों हारे थे? चौथा सवाल ये था कि आप भी तो विजय चौधरी के साथ थे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 84। विजय चौधरी कब से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं पता है, आप बोलिए। 2010 से। हाँ ठीक। विजय चौधरी 1983 से चुनाव लड़ रहे हैं, और जब क्षेत्र में जाएंगे ना तो एक कहावत परिचित है कि विजय चौधरी को राजनीति में कौन लाया? सकल मिलन अजमुल्लाह। दुर्भाग्य से सकल कुंवर मेरे पिताजी का नाम है। जी जी, ठीक है। वो राजनीति में लाए, और आज सकल कुंवर या उनका बेटा अगर उनको चुनौती दे रहा है तो इसके पीछे वजह है। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। आपके साथ खड़े नहीं होते, मेरी बात तो सुनिए भाई, आपके साथ नहीं खड़े होते। मेरी बात तो सुनिए भाई, आपके साथ समस्या। अरे छोड़, अरे भाई छोड़ दीजिए, आप लोग बोले आपके साथ समस्या में। अरे खड़े होते, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, मेरी बात तो सुनिए। अरे अब देखिए कितने सौभाग्य, हम इनसे बात कर रहे हैं, आप लोग बीच में बोल रहे हैं। सुनिए ना, ये तो इतने सौभाग्य की बात है। तो आप भी बोलिएगा तो हम भी यहाँ खड़े हैं। भाई तो हम चले जाएंगे ऐसे कीजिएगा। देखिए मेरी बात, अरे चुप रहो, सुनिए भाई मेरी बात। अरे उनसे हमको नहीं है ना, हमको है। अरे मेरी बात सुनिए, मेरे बीच में आए तो हमको समय है। मेरी बात सुनिए ना, मेरे धर्म से मुखातिब आपको लेकर के आए हैं तो आप जाकर के बैठिए आराम से गाड़ी में, एसी ऑन करवा दें। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। सुन रहे हैं तो आप भी सुनिए, सुनिए मेरी बात, आप भी सुनिए।